नमस्कार। आज हम गुट निरपेक्षता की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब तक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन विश्वव्यापी बन चुका है और इसका कार्य क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था और 2016 में मार्गरेटा में आयोजित 17वें शिखर सम्मेलन में 120 सदस्यों ने भाग लिया था। सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र तथा कार्यक्रमों का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए हरारे 1986 शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया था और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने पर भी बल दिया गया था। आइए अब देखते हैं नाम की प्रमुख उपलब्धियाँ। पहला, गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता। गुट निरपेक्षता एक नई संकल्पना है। प्रारंभ में गुट निरपेक्ष देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भी इसे एक स्वतंत्र और नई संकल्पना के रूप में मान्यता कैसे दिलाई जाए। शुरू में दोनों गुटों ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास किया। पश्चिमी गुट की अपेक्षा पूर्वी गुट ने अधिक सच्ची बात है कि गुट निरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। दोनों गुट ये मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है और वह यह कि वह उनमें से किसी एक के साथ गुटबद्ध हो जाए। उनका पक्का विश्वास था कि गुट निरपेक्षता एक ढोंग है, कोई तीसरा रास्ता तो है ही नहीं। फलतः दोनों ही गुट ये समझते थे कि जो भी देश गुट निरपेक्ष है वह वस्तुतः गुप्त रूप से दूसरे गुट के साथ बंधा हुआ है। दोनों गुटों में इस दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आया। साम्यवादी राष्ट्रों द्वारा 1953 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही बदलना शुरू हो गया। फरवरी 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने न केवल पहली बार ये बात स्वीकार की कि गुट निरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र है, बल्कि यह भी अनुभव किया कि विश्व की सभी मूलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और गुट निरपेक्ष देशों के एक से विचार है। पश्चिमी गुट ने तो 7वें दशक में जाकर गुट निरपेक्षता की नीति को मान्यता दी। गुट निरपेक्ष देशों को गुटबद्ध देशों के मन का संशय दूर करने तथा इस नीति के प्रति सद्भावना और सम्मान का वातावरण पैदा करने के प्रयास में जो सफलता मिली वह सचमुच सराहनीय है। दूसरा, विश्व राजनीति के संघर्षों को टालना। गुट निरपेक्षता की दूसरी संभव उपलब्धि यह रही कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष या संकट टल गए तथा उनकी तीव्रता कम हुई या फिर उनका समाधान हो गया और विशेषतः तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं छिड़ा, जिसकी संभावना के बारे में 1950 से शुरू होने वाले दशक के मध्य में सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। गुट निरपेक्ष राष्ट्र यह दावा कर सकते हैं और उनका यह दावा गलत नहीं होगा कि उन्होंने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने से रोक दिया, जिससे दोनों गुटों के बीच सीधी टक्कर रोकने में निश्चय ही सफलता मिली। गुट निरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्तियों को उन रास्तों से हटा दिया जिस पर चलते चलते उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ सकती थी और इसकी बजाय उन्हें अपने से कम विकसित देशों को विकसित करने की शांतिपूर्ण प्रतिद्वंद्विता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी और इस तरह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को स्थिर रूप में योग दिया। यदि अनेक ऐसे राष्ट्र विद्यमान न होते जो दोनों गुटों में से किसी एक के साथ गुटबद्ध न थे और उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट, कोरिया युद्ध, इंडो चीनी संघर्ष, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह से संबंधित विवाद 1955, स्वेज युद्ध जैसे संकटों के समय न्यायोचित और त्वरित समाधान का आग्रह और अनुरोध न करते तो संभवतः और भी व्यापक और अनवरत संघर्ष होते जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकते थे। गतिरोध, घोर अंधविश्वास और दोनों गुटों का संपर्क टूट जाने की स्थितियों में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने न केवल संयम से काम लेने की सलाह दी, बल्कि युद्ध विराम के अवसरों पर अपने सप्रयत्न, मध्यस्थता और शांति सेनाएं भी प्रस्तुत कर दी, जैसे कि कोरिया, इंडोचीन और स्वेज के संदर्भ में। कांगो के गृह युद्ध के समय गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों गुटों के सदस्य राष्ट्रों के संभावित सशस्त्र हस्तक्षेप को निसफल कर देने के उद्देश्य से
लड़ाकू सेनाएं भेजने तक की पेशकश कर दी थी। तीसरा, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिवर्तित या परिणत होने से रोकना। बहुत से गुटनिरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना हेतु और संपर्क के माध्यम का काम करने को तैयार थे और दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच गलतफहमियां दूर करने में सहायता मिली। कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के करार पर है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को इस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्तियों के जानबूझकर उस राह पर चलने या खामे ख्याली की वजह से वह शस्त्र युद्ध में परिवर्तित हो सकता था। नेक्स्ट है शीत युद्ध को देतांत की स्थिति में लाना। शीत युद्ध को देतांत अथवा तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही है। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उनमें उन्हें एक सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उसने लोगों को यह नहीं भूलने दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र बढ़ाने की बेलगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। गुटनिरपेक्ष भारत को यह देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ। छठा, विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुटनिरपेक्षता ने प्रदान किया। गुटबंदी की विश्व राजनीति के दम घोटू राष्ट्र समाज में गुटनिरपेक्षता ताजी हवा का झोंका लेकर आई। यह ताजी हवा थी खुले समाज के गुणों की, मुक्त और खुली चर्चा के वरदान की, तीव्र मतभेद और रोष के समय भी संपर्क के रास्ते खुले रखने के महत्व की। शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएं और विकृतियां पैदा हो गई थी, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने के अथक प्रयास किए। सातवां, अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों से हमेशा हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सकें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ा दिया जिसमें सभी सदस्यों द्वारा बराबर प्रतिनिधित्व होता है, और सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व कम कर दिया जिसकी सदस्यता सीमित और असमानता पर आधारित है। हालांकि उसकी मूल संकल्पना विश्व संगठन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिली। कोलंबो शिखर सम्मेलन में तो एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसका मुख्य आधार यह था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाए। गुटनिरपेक्षता आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है। यह तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक है। साउथ साउथ संवाद का आह्वान निर्गुट राष्ट्रों के मन से ही हुआ है। लास्ट है इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। आजकल निर्गुट राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित
आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। काहिरा सम्मेलन में मुख्यतः बल सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों पर दिया गया। लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाए। अल्जीरियस आह्वान अनसुना नहीं रहा। असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में 1974 के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसने 1 मई 1974 को नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक कार्रवाई योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए। धन्यवाद।